तो चलो भाई, आज हो गया 2024 का पेपर। केमिस्ट्री का पेपर हो गया, 12th का पेपर अच्छा आया, बहुत अच्छा आया, बहुत मतलब हद से ज़्यादा अच्छा आया। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा था कि थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और जितना भी पढ़ाया, जितना भी बताया, एक एक क्वेश्चन कॉपी से आया। जो भी हमने बताया कि इस प्रकार से तुमको पढ़ना है, इस प्रकार से करना है, प्रत्येक क्वेश्चन उसी से आया। तो उसी का थोड़ा रिव्यू करने वाले हैं, उसी का थोड़ा सॉल्व करने वाले पेपर को। 2024 का पेपर है, आइए देखते हैं। तो कितना अच्छा पेपर था। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, Fe मतलब आयरन। ये सिंपल सी बात इन्होंने पूछी थी, ये किस ब्लॉक का तत्व है। तो सिंपल सी बात है, Fe परमाणु क्रमांक 26, ब्लॉक होता है कौन सा, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बस सिंपल सा था क्वेश्चन। नंबर जो खा था ये बहुत अच्छा था, बहुत मतलब एक टॉप क्लास का क्वेश्चन। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए थे, 3D3, 4s2 ये था, 3D5 4s2 था, 3D5 4s1 था, 3D6 4s2 था। अगर हम देखेंगे तो ये तो भैया लिख रखा है किसका, ये 23 परमाणु क्रमांक 23 किसका है, स्कैंडियम टाइटेनियम वनैडियम का। ये किसका लिख रखा है, परमाणु क्रमांक 25 मैग्नीज का लिख रखा है। इससे पहले इन्होंने दिया नहीं है, वैसे क्या होना चाहिए, आर्गन 18 सब में, आर्गन 18 आर्गन कितने होता है, 18 पे। ये जो दे रखा है ये 24 क्रोमियम का दे रखा है, ये दे रखा है 26 आयरन का। सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या कौन प्रदर्शित करता है, मैग्नीज करता भैया, मैग्नीज करता। कहां से, +2 to +7 तक सबसे ज्यादा करता। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन भाई, इतना अच्छा, इतना प्यारा क्वेश्चन है। गा क्वेश्चन, क्या मस्त क्वेश्चन है। इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, पूछिए ही मत। क्या बोले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, विद्युत रसायन से, कि किसी भी गैल्वेनिक सेल से लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या होता है। सेल का वोल्टेज क्या होगा भाई, तो सेल का वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो सेत लोड कैसा लगा होता था, लवण से यू आकार का लगा होता था। अब वो वोल्टेज या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बनाए रखता था, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बनाए रखता था। अब अगर हम क्या करेंगे, उस सेत लवण को ही हटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो खत्म। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो खत्म तो अचानक शून्य वोल्ट विभवांतर क्या हो गया, अचानक खत्म, एकदम शून्य हो जाएगा इसका। भैया इसमें धीरे धीरे घटता है, ये घटता है, इसमें अचानक शून्य हो जाता है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है इसका। घा वाला भी मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना था। ये तो माना ही गया था ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कितना माना गया था, 0.0 वोल्ट माना गया था, ठीक है। फिर अंगा जो क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा अंगा क्वेश्चन है इसका, K बराबर A⁻EA/RT। आर्यनीय समीकरण से क्वेश्चन आया है, बलगतकी से। क्या मस्त है। आर्यनीय समीकरण में आपको बताया भी था कि आर्यनीय इक्वेशन आनी है पेपर में, और 100% आनी है, ये भी मैंने बोला था। हमने कहा था आर्यनीय इक्वेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 100% आएगा, मैंने बोला था, लिखवाया भी था तुमको।
अब उसमें उन्होंने पूछा क्या, हाँ कि डिफिकल्ट लेवल पे नहीं गए, लेकिन एक लोअर क्लास पे आ गए, वो एक बेसिक सी इसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में पूछ लिया इन्होंने। यहाँ पर के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा साम्य स्थिरांक, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता। आर क्या होता है, यहाँ पर आर एक गैस स्थिरांक होता है, इन्होंने रिडबर्ग नेतांक दे रखा, तो ये भी गलत है। रिडबर्ग नेतांक तो हम लाइमन बामर श्रेणी में लगाते थे भाई, ये थोड़ी है तो गैस स्थिरांक है पर। फिर इन्होंने दे रखा है ए अधिशोषण गुणांक है, अधिशोषण गुणांक थोड़ी है ये तो, ए तो तुम्हारा आरएनएस गुणांक है, आरएनएस स्थिरांक है। अधिशोषण गुणांक तो लैंगम्यूर ग्राफ में देखते थे हम, वहां से कहां से आ गया ये, वो तो सिलेबस में ही नहीं है। तो बचा क्या, EA इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, ये तो ऑप्शन सही है। क्या अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें सक्रियण ऊर्जा है। अच्छा, बहुत बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया है। रिएक्शन दी है 1/2 A gives out 2B, एक विघटन की दर और B के बनने की दर में निम्न प्रकार संबंध है। तो भैया देखो, हम वेग कैसे निकालते थे, वेग बराबर होता था -dA/dt, लेकिन जो यहां पर गुणांक होता था या 1/, में चला जाता था, 1/, जाता था, इक्वल टू प्लस का dB/dt। अब यहां पर क्या हो जाएगा एक्चुअल में, यहां पर जो गुणांक है ये कहां जाएगा, अपान में। यहां 1/2 था तो 1/1/2 हुआ, ये दो कहां चले गए, ऊपर, तो -2 dA/dt इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 1/2 dB/dt। अब ये दो इधर ले आइए, क्या हो गया भैया, dA/dt इज इक्वल टू 1/4 dB/dt। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है, एक मॉडल पेपर है उसका नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है, इसलिए अपना दिमाग लगाओ, मॉडल पेपर को हटाओ, तो ध्यान रखा करो। तो ये तो तुम्हारे 6 के 6 भौगोलिक बहुत आसान आए थे, अच्छे खासे थे। फिर इन्होंने पूछा दूसरे का क्वेश्चन, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचना लिखें। तो सिंपल सी बात है, एनिलीन की अनुनादी संरचना तुमको लिखनी थी। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन क्या बनाना है भैया, एनिलीन तो तुमको सबको पता है, थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, एनिलीन बना लोन पेयर होता है। अब तुमको पता है एनिलीन के पास लोन पेयर होता है, ये कॉन्जुगेशन करके डीलोकेलाइड हो जाएगा, किसके साथ में, बेंजीन के पायल ट्रांस के साथ में डीलोकेलाइड हो गया। अब यहां पर तो आ गया डबल बंध, NH2+ बन गया, यहां पर आ गया लोन पेयर, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ये फिर से आएगा यहां पर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर फिर से आ गया तुम्हारा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बनाने थे। और ये भी हमने भैया तुमको बोल रखा था सबको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, हमने ये बोला था कि या तो क्लोरोबेंजीन का आएगा, या फिनाल का आएगा, या एनिलीन का आएगा। यही 3 हमने तुमको बताया थे, 3 में से एक आ गया 2 नंबर का, ठीक है। हमने बताया था, बोला भी था कि किसको करके जाना है। तो यहां निगेटिव, ये पुनः यहां आ जाएगा, ये फिर से यहां चला गया, तो ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका, एनिलीन का। अब इन सभी का अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दें, हाइब्रिड संकर अनुनादी संरचना, तो तुमको पता है क्या बन के आएगी, ये है यहां पर पार्शियल डबल बंध आया, ये सब पार्शियल डबल बंध घूमा यहां पर, ठीक है ना। यहां पे निगेटिव आया, यहां पे निगेटिव आया, यहां पर भी निगेटिव आया,
लेकिन यहाँ पर क्या था डेल प्लस, तो ये RH है और ये सब क्या थी RS थी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, और रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें रेजोनेंस के सारे गुण होते हैं, सभी अनुनादिक संरचनाओं के गुण इसी में मिलते हैं। 2 नंबर इसके थे। कितना अच्छा क्वेश्चन था। आगे पूछा क्या है, दूसरे का खा जो है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। क्या अच्छा क्वेश्चन, कॉपी में डिट्टो इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखवाया है, वही पेपर में आया है। क्या है, अभिक्रिया का वेग ताप पर, मैंने बताया था तुमको, ताप गुणांक पढ़ा होगा, बताया भी था। क्या बोला था कि यदि हम अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। खत्म। तो 1 नंबर क्या लिखा। अच्छा ये सांद्रता की, तो सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। क्या होता था, संवेग सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी सांद्रता परिवर्तन, तो सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और सांद्रता घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। समझ गए। तो सिंपल सा है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। अगला, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तथा सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। इसको तो हम साम्य स्थिरांक के आधार पर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, इसको बना भी सकते हैं, एनिलीन का है, इसको बना भी सकते हैं आप लोग। अब पेपर में इस बार ये आया है, अगली बार शायद फिनाल आ जाए, आई थिंक आ भी सकता है यार। अब क्या क्वेश्चन, क्या मस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी ही इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है यार। एक्चुअली वर्नर थ्योरी तो नहीं पूछी इन्होंने, रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि जलीय विलयन में उत्पन्न आयन को लिखिए। इसको जब हम जल में घोलेंगे तब 4K प्लस एक्वस बन के आएगा, और क्या बन के आएगा, FeCN का होल ऑफ 6 पर 4 माइनस एक्वस में घुल जाएगा। कितने आयन बने भाई, 4 ये 1 ये, 5 आयन बने यहां पर। ठीक है। फिर उन्होंने क्या पूछा है, इस यौगिक में Fe की अक्षीय संख्या, आयरन की अक्षीय संख्या पूछ ली। कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल दीजिए, चाहे यहां से निकाल, कैसे भी निकाल दीजिए, यहां से निकाल दीजिए। तो Fe की अक्षीय संख्या कैसे निकालेंगे हम, मान लिया Fe की अक्षीय संख्या कितनी, x, कितनी x, Cn पर होता है 1 माइनस, तो प्लस -1 गुणे है कितने Cn 6, बराबर जो भी चार्ज होता है वो इधर देख लीजिए। तो x माइनस 6 बराबर -4, x बराबर कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया भाई। 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 2 नंबर पक्के। अब ये भी ना कर पाए हो बच्चे तो फिर पढ़ाई बेकार है तुम्हारी, पढ़ना बेकार है। ठीक है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। गैल्वेनिक, अगला क्या है, खावला क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने तुमको बताया था, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल समझना, बहुत बेसिक से हम बता रहे हैं तुमको, मतलब बताया था ना, हम बता भी चुके हैं इसको। वाह वाह वाह, विद्युत अपघटनीय सेल और यहां पर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल भैया जी, गैल्वेनिक सेल बोल दीजिए, वोल्टीय सेल बोल दीजिए, वैद्युत रासायनिक सेल बोल दीजिए। अब इसी का एक एग्जांपल है, उसका नाम है डेनियल सेल, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कितना अच्छा उसे पूछा। अब वैद्युत अपघटनीय सेल जो होता था, हमने बोला था ये क्या करता था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब क्या था
कि वैद्युत अपघटनीय सेल में जब हम बैटरी लगाते थे, विद्युत धारा देते थे, तब जाके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल केमिकल पदार्थ बनता था, रासायनिक पदार्थ कुछ ना कुछ बनता था। फैराडे नियम याद है? वही तो आया है। पर इसमें क्या होता था? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता था। 2 सेल बनाते थे, कॉपर जिंक का, कॉपर का वोल्टामीटर लगा के देखते थे, से दोनों लगाते थे, वहीं से तो आया। ये प्रोसेस तो था वो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर डेल्टा जी लेस देन 0। इसका मतलब क्या था? स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम। वैद्युत अपघटनीय सेल स्वतः अप्रवर्तित थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब अपने आप नहीं होगी, जब तक करंट देंगे नहीं तब तक रिएक्शन होगी नहीं। मतलब वैद्युत अपघटनीय सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी ना, वो विद्युत धारा देने पर ही होगी। अगर वैद्युत धारा नहीं देंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब स्वतः प्रवृत्ति रिएक्शन, अपने आप, विद्युत धारा देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोड लगा दिया, वायरिंग कर दी हमने इसको, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को वायर से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू, चलना प्रारंभ हो गई। ठीक है। तीसरा, इसमें एनोड जो होता था वो प्लस का होता था और कैथोड का होता था, माइनस का होता था। अब इसमें एनोड माइनस का, कैथोड प्लस का होता था। अगला देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा एग्जांपल देख लीजिए। चौथा देखिए भाई, चौथा क्या था? इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के विलयन में डूबे रहते थे। इसमें मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और एनोड, और इसमें कैथोड अलग और एनोड अलग डूबा, मतलब ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, बना सकते हैं इसको। कैथोड और एनोड अलग अलग प्रकार के विलयनों में डूबे रहते थे। कितने हो गए? 4 हमने बता दिया, हमने और भी लिखवाए थे, कर सकते हैं इसको। क्या मस्त एग्जाम्पल था, वाह। 2 नंबर का था, हालांकि 2 नंबर में 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे फिर भी तुमको नंबर मिल जाएगा। और एक था बहुत बेसिक सा कि इसमें हमको सेतु लवण की, लवण सेतु की आवश्यकता इसमें नहीं हो सकती है। इसमें हमको लवण सेतु की आवश्यकता इसमें नहीं है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। 5 हो गए, 5 गिनते खत्म। आइए भाई, क्या मस्त पेपर आया था। एक लाइन से देखिए, सॉल्यूशन पूरा करवा देंगे इसका, देख लीजिए आप लोग, मिला लेना, मैच करवा लेना इसको, ठीक है। देखिए भाई, तीसरे का क्वेश्चन देखिए, विलियन चैप्टर से आया। थोड़ा सा जो पैटर्न एक्सपेक्ट किया था उस पैटर्न पर पेपर नहीं आया, ना ही यूपीएससी पर जो पेपर अपलोड किया गया था उस पैटर्न पर पेपर आया। थोड़ा हट के पेपर इन्होंने दिया है, क्योंकि जो पैटर्न उन्होंने बोला उस पैटर्न पर पेपर नहीं दिया इन्होंने। ये कुछ है मिस्टेक, क्या किया जाए इसमें? कहा है 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 54 ग्राम जल में घोला गया। अरे भैया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छपा हुआ क्वेश्चन। एथिल अल्कोहल C2H5OH, सिंपल बता रहे हैं, मोल निकाल लीजिए, 46 ग्राम था। इसका अणुभार भी 46 होता है, कितना आ गया मोल इसका? 1 मोल, 1 मोल आया। और जल कितना दिया है इन्होंने? जल कैपिटल, इसके भी मोल निकालिए, 54 ग्राम जल दिया है। अणुभार कितना? 18, हटाते हैं 3 मोल आ गए इसके। मोल अंश जल के भी पूछे, मोल अंश एथेनॉल के भी पूछे, तो जाई एथेनॉल, तो एथेनॉल के मोल बटे कुल मोल 3 और 1 4। और जल के निकालने हैं, तो हमने बोला क्या था तुमको ट्रिक में? 4 ये लिख दीजिए, अब 4 में से इसको घटा के लिख दीजिए, आ गए जल के मोल। निकालने की जरूरत ही नहीं, या सिंपल सा बोल दीजिए जल के मोल बटे कुल मोल।
2 नंबर का क्वेश्चन, इससे भी आसान कोई सकता था, बन सकता था पेपर में क्या, इससे तो आसान नहीं बन सकता था। तो अच्छा था पेपर, बहुत अच्छा था। एक क्वेश्चन और आया है जिसको एनसीईआरटी के हम अलावा मान सकते हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने दे दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया इन्होंने। क्या बोला है, 1.325 ग्राम ऑफ निर्जल सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3 जो है वो W बराबर कितना दिया है, 1.35325 ग्राम दे दिया है। जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, विलयन का आयतन कितना हो गया, 250 ml। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार E बराबर दे रखा है तुमको कितना, 53, या तुल्यांकी भार हो गया, तुल्यांकी भार हो गया। विलयन की नार्मलता पूछी इन्होंने, नार्मलता N बराबर, फार्मूला शायद हमने शायद ही बताया था, क्या चीज, W = ENV/1000, नार्मलता पूछी है इन्होंने। N निकालना है तो N हम कैसे निकालेंगे, W × 1000/E × V, वैल्यू डाल दीजिए, आंसर W कितना, 1.325 × 1000 डिवाइड बाई 53 इंटू 250। 3 हटाए, 1 2 3 लग गए, 1 2 3, 1 2 3 खत्म। इससे काट के देखना, 1325 डिवाइड बाई 53 × 250, 25 सेकंड 25 कटा, अब 25 पंचे 125, 7 बचा, 25 × 75, 53 नार्मलता कितनी आ गई, 1/10 अर्थात 0.1 नार्मल। इस क्वेश्चन की जिसकी नार्मलता 0.1 आई है उसका आंसर सही है, ठीक है, तो उसका आंसर सही है। जिसकी नार्मलता 0.1 नहीं आई है उसका आंसर गलत है। फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को उल्लेख कीजिए। अनुप्रयोग मतलब फिनाल का उपयोग लिखना था तुमको, क्या क्या हम कहाँ पर फिनाल का उपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले फिनाल का 0.2% विलयन कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं, सिंपल। फिनाल का हम कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं, फर्श और साफ करने में प्रयोग कर लेते हैं, घरेलू काम में जहां पर स्मेल वगैरह ज्यादा आती है वहां पर प्रयोग कर लेते हैं, पिक्री कमल बनाने में प्रयोग करते हैं, विस्फोटक सैलिसिलिक अम्ल बनाने में प्रयोग करते हैं, स्पेरिन बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होती है, एक दर्द निवारक गोली, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी। कैसे, फिनाल से बनाएंगे सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिलिक अम्ल का हम करवा देंगे एस्टरीकरण, बन गया एस्पेरिन। एक दर्द निवारक टैबलेट दवाइयां बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कुछ भी लिख सकते थे इसमें, बनाने की क्या चीज थी तुम्हारे पास, लिख सकते थे इसको बनाने में, ठीक है। तो ये अनुप्रयोग हो गया, इनके 2-3 नंबर लिखते थे। हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब हार्मोन्स की टिप्पणी तो हमने लिखवाई थी, वही तुमको करना था, तो हार्मोन्स अपना लिखना। अगली पूछिए, रोजरमुंड अपचयन पर एक टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी। रोजरमुंड अपचयन अपक्रिया तुमको 2 नंबर की आई थी, लिखनी थी 2 नंबर की रोजरमुंड अपचयन अपक्रिया। तो रोजरमुंड अपचयन अपक्रिया सबको ही पता होगी, रोजरमुंड अपक्रिया में। अच्छा एक चीज बता दीजिए हमको, कमेंट जरूर करना, सब लोग कमेंट करना कि रोजरमुंड अपचयन अपक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का क्या नाम था। रोजरमुंड अपचयन अपक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या था, उसे किस नाम से जानते हैं, देखते हैं किसको किसको आता है। जरा कमेंट करना इसको, और कमेंट में हमको जरा बताना। हालांकि रिएक्शन हम लिखे दे रहे हैं, रोजरमुंड अपचयन अपक्रिया COClH2 और PDBSO4, थोड़ी मात्रा में हम जाइलिन का प्रयोग करते हैं, और क्या बनता था, बेंजल्डिहाइड बनता था भाई। एनसीईआरटी की डिट्टो रिएक्शन छपी हुई है। अब यहां पर हमको बताना है कि रोजरमुंड अपचयन अपक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले अभिकर्मक का नाम, उत्प्रेरक का नाम।
और इसमें हम जाइलिन का यूज क्यों करते हैं, और ये भी तुमको बताना है क्या हम जाइलिन की जगह पर कोई अन्य पदार्थ का यूज कर सकते हैं क्या, ये तुमको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखते हैं। एथाइन पर H2SO4 एवं HGSO4 की प्रक्रिया में पते जल का योग करवाना था। कुछ रो प्रक्रिया पूछी गई थी भाई एनसीईआरटी में, सिर्फ लिखा है इन्होंने कि कक्षा 11 से देखिए, 11th की बुक 12th की बुक में लिखा हुआ कक्षा 11 के हिसाब से देखिए। कुछ रो प्रक्रिया पूछी गई थी। अब एथाइन तुमको पता है, दिस इज द एथाइन, और इसकी जल का योग करवाया इन्होंने किसकी उपस्थिति में, H2SO4 और HGSO4। क्या बनता है जल का योग करवाते हैं हम, CH2 डबल बंद CHOH, यहां पर हम लोग लगा देते कौन सी चीज, चला वयवता लगता। अब क्या हो जाता है, ये वाला हाइड्रोजन आता है यहाँ पर, ये डबल बंद आ जाता है यहाँ पर, यह बन जाती है CH3CHO, एथेनल बन गया। ये भी हमने बोली थी कुछ रो अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, कुछ रो अभिक्रिया के नाम से बताया तो था। ठीक है, कितना अच्छा है। अच्छा फिर से एक तुमको उसे बताना है कि यदि हम एसिटिलीन को रक्त तप्त Fe से गुजारते तो उत्पाद क्या बनता है, जरा उत्पाद का नाम बताना। और यहां पर हमको Fe के कितने मोल लेने पड़ते ये भी हमको बताना। फिर देखते हैं कितना तुमने पढ़ाई की। ठीक है, देखते हैं किसने कितनी पढ़ाई की है, जरा हमको बताना इसमें कि अगर हम एथिलीन को रक्त तप्त नलिका से, लोहे की नलिका से गुजारते हैं तो उत्पाद कितना बनता है, कौन सा बनता है। अब जरा ये भी बताना कि इसमें एसिटिलीन के हम कितने मोल लेती हैं। पढ़ाया है हमने तुमको, देखना कमेंट करके बताना हमको, देखते हैं क्या क्या तुम बताते हो। चलिए भाई अगला देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, पेपर बहुत आसान आया और बहुत अच्छा आया, मतलब एक लेवल का पेपर था। पिछले वर्ष की तुलना में पेपर जो था थोड़ा उसका लेवल, पिछले वर्ष की तुलना में पेपर का लेवल अप था, थोड़ा लेंथी पेपर जिसको हम कह सकते हैं, अच्छा खासा पेपर था। अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखे, क्या अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखाया हुआ क्वेश्चन है। हमने बोला था तुमको पढ़ के जाना, तुमको आना ही आना है। तो आणविकता क्या थी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के मंद पद में प्रयोग किए गए अणुओं की संख्या, मंद पद में प्रयुक्त हुए अभिकारी अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त सांद्रता की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर सुन लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के मंद पद में प्रयुक्त हुए अभिकारी अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है, जबकि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में या वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती, कोटि 0 हो सकती है। आणविकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कोटि ऋणात्मक हो सकती है। आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती, कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। आणविकता 3 या 4 या 4 से अधिक नहीं हो सकती, कोटि कभी भी 4 हो सकती है, या वो भी नहीं हो सकती। ठीक है, सिंपल सी बात है। और आणविकता और कोटि को हम डिफाइन कहां पर करते हैं, सिर्फ मंद पद के आधार पर डिफाइन करते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके मंद पद में, उसकी मंद पद से ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उसी से हम उसकी आणविकता और उसी से हम उसकी कोटि को फाइंड आउट करते हैं। हमने बहुत बार करवाया क्वेश्चन तुमको, इससे बहुत बार करवाया। तो 2 नंबर का था ये। अब आगे दिया H2 + Cl2 = 2HCl गिव्स आउट 2HCl को शून्य कोण अभिक्रिया है, इसके लिए वेग समीकरण लिखना है। अच्छा था, बहुत से बच्चों ने नहीं लिखा है या लिखा है, कैसे लिखा है नहीं पता चल पा रहा है, कैसे लिखा इन्होंने, गैस बनाया है। इन्होंने बोल दिया कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वेग होगा, रेट वेग के और H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर भी 0, इस प्रकार से इसको लिखना था तुमको। ठीक है भाई, इस प्रकार से तुमको लिखना था, वहां पर बनाना था तुमको।
क्योंकि साध्यता की घातों का योगफल तो 0 ही आएगा ना, इसलिए बोल क्यों गए, लिखना था, उन्होंने पूछा था एक प्रकार से। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो, और चालकत्व तो मतलब जी, चालकत्व तो मतलब जी के बारे में इन्होंने पूछा है, कंडक्टेंस पूछा है ना कि कंडक्टिविटी पूछा है इन्होंने, कंडक्टेंस पूछा जी। तो देखो भाई जी इक्वल टू क्या होता था 1/r, और रो इक्वल टू क्या होता था 1/कापा, कह दीजिए कापा, या एक और होता RA/L, ये भी था, ठीक है भाई, ये भी था। या रो इज इक्वल टू हम और फार्मूला बनाना चाहें तो देखो R के ऊपर क्या लिख सकते हैं 1/G लिख सकते हैं, और A/L के ऊपर क्या लिख सकते हैं A/L के ऊपर हम 1/x लिख सकते हैं, सेल स्थिरांक, ये भी फार्मूला। तो जनरली इसको फार्मूला तो बहुत से बनते जाएंगे, लेकिन फार्मूला का सूत्र लिखना है, अगर तुमको क्या लिखना है, परिभाषा लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, किसी सेल का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और ये कभी भी न तो ताप पर न सांद्रता पर किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। कौन, रो, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता है। चालकत्व की परिभाषा लिखेंगे, किसी सेल के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसका मात्रक अगर हम देखेंगे तो ओम इनवर्स होता, इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ओम मीटर एसआई मात्रक है इसका। तो आसान था, लिख देते परिभाषा, 1.5 नंबर की थी, 3 नंबर का था, फार्मूला लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं, 1.5 नंबर मिल जाता तुमको। अगला क्या, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा बार हमने ये क्वेश्चन हम लोग पूछा है, और एनसीईआरटी में करवाया भी है इसको। क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील क्यों होता है। देखो भैया, लेकिन आपने तरीके से हम खाली ओवरव्यू बता रहे हैं तुमको यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन और एथिल ब्रोमीन, ये है ब्रोमोएथेन, ठीक है। यहां पर इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है या लोन पेयर जो है इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइड है, लेकिन यहां पर लोकलाइजेशन नहीं है, ये लोकेलाइड पैटर्न है, और ये पैटर्न कैसा है डीलोकलाइड है। तो यहां पर जब डीलोकलाइड है तो यहां पर एक पार्शियल डबल बंध का क्या जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, और जब पार्शियल द्विक बंध का कैरेक्टर आ जाएगा तो इस बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा, इस बंध को तोड़ने में लगी ऊर्जा से बहुत अधिक होती है, और जब इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी तो ये बंध जनरली नहीं टूटेगा। जब ये बंध नहीं टूटेगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस ब्रोमीन परमाणु की कंपेयर टू दिस ब्रोमीन परमाणु। लेकिन क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। कब तोड़ सकते हैं, जब इसमें कोई हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो ये बंध भी टूट जाएगा और बहुत आसानी से रिएक्शन भी हो जाएगी। ये कहना था तुमको। शुष्क ईथर के बर्तन में ब्रोमोएथेन पर सोडियम, वोट जब क्रिया उन्होंने पूछ दी, ब्रोमोएथेन मतलब यही, और सोडियम धातु से अब क्या करवा दी है शुष्क ईथर। तो सिंपल सी बात है, ब्रोमोएथेन ने क्या बन के आ जाएगा, ब्यूटेन बन के आ जाएगा, डबल हो जाता है इसका, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन तुम्हारा बन के आ गया। अब क्रिया का नाम वोट जब क्रिया, वोट्स रिएक्शन आई, आई भैया 1 नंबर की आई। एमीन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है 5वें का, एमीन किसे कहते हैं भाई, अमोनिया, एमीन किसे कहते हैं, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्रमशः प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन प्राप्त होते हैं। अगर आप एक हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे तो प्राइमरी एमीन, 2 हटाएंगे तो सेकेंड एमीन, 3 हटाएंगे तो टर्सरी एमीन। फिर क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में विभेद के लिए परीक्षण लिखिए। भैया हिंसबर्ग परीक्षण पूछा गया था इसमें। कार्बिल एमीन तो सिर्फ कितना बताता है, कार्बिल एमीन परीक्षण सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन देता है, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन देता ही नहीं है। और हिंसबर्ग लिखते हैं
तो हिंसबर्ग अभिक्रमक प्राथमिक अमीन से अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाता था वो क्षार में विलय होता था, क्योंकि उसके पास सल्फेनामाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता था वो बहुत अम्लीय होता था। सेकेंडरी में तो रिएक्शन करती थी, लेकिन जो बनता था यौगिक वो क्षार में विलय नहीं होता था, क्योंकि वो अम्लीय नहीं होता था। और टर्सरी में तो रिएक्शन ही नहीं करता था। तो जरा बता सकते हो कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, उसका नाम क्या होता है? जरा कमेंट करके हमको बताना, हम जान जाएंगे फिर कितना तुमने पढ़ा और कितना तुमने सही किया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एक्स एथेनिमीन पर HCl की अभिक्रिया और एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइड पूछिए। ये भी हमने रिएक्शन तुमको बार बार बोलते रहे, बार बार बोलते ही रहे हैं तुमको रिएक्शन, एक बार ने 1000 बार हमने रिएक्शन बोली है कि एथिलेमीन मतलब CH3 CH2 NH2 दिया इन्होंने, इसकी अभिक्रिया इन्होंने HCl प्लस NaNO2 ले लीजिए। तो ये समूह ने तो बोला था इसमें भी डायजोनियम लोड बनता था, लेकिन अनस्टेबल बनता था, तो पास सीधे अल्कोहल बनता था। सीधे क्या बना देंगे हम यहाँ पर? अल्कोहल बनता था, नाइट्रोजन गैस HCl अलग अलग फिर निकालता था, अल्फा बनता था अल्कोहल। और डायजोन एनिलीन, एनिलीन थी भैया एरोमेटिक एनिलीन, रिएक्शन इसी करवाते थे 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0.5 डिग्री लिखा होगा। तो भैया डायजोटीकरण अभिक्रिया लिखी हुई है, डायजोटीकरण एनिलीन डायजोनियम क्लोराइड बनता था। ये डायजोनियम लवण स्टेबल है। अब कहोगे काहे भाई? अरे इसका जो प्लस है, इसके पास जो कमी है, ये वेंजीनिंग इसको डीलोकलाइजेशन के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा इसकी पूरी कर देगा। तो यहां पर रेजोनेंस लग गया, स्टेबल हो गया, लेकिन यहां पर जो डायजोनियम साल्ट बनता था वो बहुत अनस्टेबल होता था। अब अनस्टेबल होने के कारण उसको जैसे पानी में डिजोल्व करते थे, रिएक्शन फटाक से होके अल्कोहल देता था, नाइट्रोजन गैस स्किप हो जाती थी। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल बनता था, इसमें मेजर प्रोडक्ट BDC बनती थी। अब BDC मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता था। कुछ समझ रहे हो? कितना अच्छा पेपर है। फिर अब हम ऐसा करवा रहे हैं तुमको, डी ब्लॉक देता है, ब्लॉक के तत्व क्या है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को भैया संक्रमण तत्व कहते हैं, अब F ब्लॉक के तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा, संक्रमण तत्व में हम किसको किसको छोड़ देते हैं? जिंक हो गए, मरकरी हो गए, कैडमियम हो गई, कॉपर नेशियम हो गए। कॉपर नेशियम को तो हटा दीजिए, जिंक मरकरी कैडमियम को छोड़कर अन्य जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है सबके सब क्या है? संक्रमण तत्व है। तो बहुत आसान था 2 नंबर का। डी ब्लॉक तथा F ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने थे। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने लिखा था? कितना अच्छा था, सिंपल जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी का क्या था? N-1 D 1 to 10 और NS 1 to 2 होता था। ये डी ब्लॉक का है। F ब्लॉक का क्या होता था? N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 और NS 2 होता था। ये इसका F ब्लॉक का, ये किसका? डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। किसने किसने लिखा? जरा देख के बताना हमको। क्या होता है जब सोडियम ब्रोमाइड तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर्म कैसा है? एथेनॉल। तो अगर NCERT की बुक खोलेंगे आप, जहां पर लिखा हुआ है हैलो एल्केन बनाने की विधियां, एल्कोहल से लिखी होगी। पहली रिएक्शन तो ल्यूकास लिखी हुई है और दूसरी रिएक्शन यही लिखी हुई है। क्या? एथेनॉल है, मतलब भैया C2H5OH है। अब NaBr ऐसे लिखी मिलेगी तुमको, NaBr प्लस H2SO4 के साथ गर्म करते हैं इसको, तो ये OH हटता था, Br यहाँ पर लगता था। अब NaOH बन जाएगा H2SO4, एसिड बेस रिएक्शन, वहां पर अलग अलग साल्ट अलग बनता था और सोडियम सल्फेट अलग बनता था। समझ रहे? मतलब H2O
और क्या बनेगा भैया, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट बनता था। ठीक है भाई, बैलेंस कर सकते हैं इसको क्या, 2 नहीं ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बैलेंस तो है। दिक्कत कितना आसान। टॉलुइन की अभिक्रिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने भाई। टॉलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ Fe चूर्ण के प्रसरण करवाया गया। तो हाइड्रोजन का लिखी हुई है, एक बार आर्थो पर, एक बार कहां पर, पैरा पर। जिसने भी इसमें पार्श्वीय करवाया है क्लोरीनीकरण, गलत है। वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती थी, इन्होंने अंधेरे में बोल रखा, ध्यान रखा, ध्यान रखना, अंधेरे में बोल रखा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जल से, अब बेंजीन डाइजोनियम बीडीसी तुम्हारे भैया देखिए, N2Cl पानी के साथ उबाल दीजिए, एल फिनाल बनता था, नाइट्रोजन गैस निकलती थी, HCl गैस भी निकल जाती थी। तो दिक्कत आगे मिला दे इसको, आगे देख लीजिए भैया। 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक के साथ गर्म किया था, वाह 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 वाह। 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमोपेंटेन एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया था। करिए, 2 उत्पाद बन के आएंगे इसमें, एलिमिनेशन होगा। एक तो ये बनेगा, 1 2 3 4 5, एक तो ये बनेगा। मेजर माइनर, मुख्य और सह उत्पाद होगा। सेटजेप उत्पाद है, ये कौन सा है, हाफमैन उत्पाद है। अब क्या बोलते थे सेटजेप भैया, कि ब्रोमीन परमाणु उस बीटा हाइड्रोजन परमाणु को लेकर जाएगा जहां पर बीटा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होगी। यहां पर बीटा हाइड्रोजन परमाणु देखेंगे तो 3 है, दिख नहीं रहे तुमको 3, अरे अब दिखे, यहां पर कितने हैं, 2 है, इधर से लेकर जाएगा, HBr बना के ले जाएगा, बना है। अच्छा था। 4 नंबर की रिएक्शन थी, क्या होता जब राउल्ट का नियम आया था, अपना देखना है इसको, और न्यूमेरिकल भी आया था इस पे, बहुत आसान सा था। उपसंयोगिकों के लिए VBT पेपर में टेस्ट जब लिया था तो VBT हमने दी थी, तुमने की नहीं थी वो बात अलग की है, अथवा में हमने कुछ दे रखा था, लेकिन VBT हमने दिया था तुमको। अब बोला भी था कि या तो VBT या तो CFT, इन दोनों में से एक आएगी 100%। आ गई VBT, और भी 1-2 नंबर नहीं, पूरे 5 नंबर। कितना अच्छा क्वेश्चन। कमियां भी लिख दी थी इसकी। उपसंयोगिकों के महत्व को समझाइए, वो भी अपना देख लीजिए, लिखवाया था हमने, बताया था तुमको, अच्छा क्वेश्चन था। अमीनो एसिड तथा न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त लिखिए। अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह दोनों होते हैं, उन्हें हम अमीनो समूह, अमीनो अम्ल कहते हैं। क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अमीनो समूह की स्थिति के आधार पर अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। फिर प्रकृति के आधार पर आवश्यक अमीनो अम्ल, मतलब आवश्यकता के आधार पर आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब हम इसकी अम्लीयता क्षारीयता के आधार पर लिखते हैं, तो अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल, उदासीन अमीनो अम्ल थे, क्लासिफाइड कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमने 2 नंबर का बोला था कि आएगा न्यूक्लिक एसिड, अब आ गया। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो DNA और RNA में पढ़ा था, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया, DNA RNA। अथवा में तो बहुत आसान था। विटामिन के स्रोत तथा विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। हमने सारणी बनवाई थी, तुमको पूरा का पूरा डिटेल किया था कि ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है। विटामिन ए का स्रोत गाजर, हरी सब्जियां,
मांस, मछली, ठीक है। और उसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जिसको रात में नहीं दिखाई पड़ता। तुम कहोगे गुरु जी हमको भी नहीं दिखाई पड़ता रात में। अरे तुम थोड़ी देर बाद देख भी सकते हो, कुछ अंधेरे में तुमको दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन रात में दिखने का मतलब है बिल्कुल बंद, कुछ दिखना ही नहीं है कि पैर कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना, बिल्कुल ब्लैंक, मुझे बोलते रहता हूँ। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका रासायनिक नाम था। अच्छा, खट्टे पदार्थों में जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनमें मिलता है। संतरा हो गया, नारंगी हो गया, इसमें मिलता है। रोग स्कर्वी रोग, देखा होगा कि मसूड़ों से खून आने लगता है, वही विटामिन सी की कमी से होता है। इसलिए नींबू खाया करो, मसूड़ों से खून नहीं आएगा, स्कर्वी रोग नहीं होगा तुमको। विटामिन डी, क्या अच्छा है। विटामिन डी का स्रोत लीवर, ठीक है, दूध, मांस, मछला, अंडा, सूर्य का सुबह सुबह सूर्य की किरणें सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है भाई। रिकेट्स नामक रोग होता है, इससे छोटे लोगों में होता है, छोटे बच्चों में हो जाता है रिकेट्स। विटामिन ई भी सब यही है, सब मांस, मछली है, दूध, हरी सब्जियां है, गाजर है, पालक है, ये खाइए, विटामिन ए मिलेगा तुमको। और इसकी कमी से होने वाला रोग रक्ताप्लवता होता है, एनीमिया जिसको बोलते हैं, इसके भूलने बीमारी आ जाती है, बांझ इससे होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी, विटामिन के फिर वही सब स्रोत वही है लगभग सब में, ठीक है। विटामिन की कमी से क्या होता है, रोग खून का थक्का नहीं जमता, बहुत देर में जमता है, जमता ही नहीं है पहली बार, रक्त का स्राव लगातार होता रहता है। तो ये था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 का काम तुमको बता रहे हैं, बहुत अच्छा था क्वेश्चन है 7 का काम। क्या अच्छा पैराग्राफ पूछा है इन्होंने। और ये क्वेश्चन हमने करवाया है, नूतन की बुक में देखोगे तो नूतन की बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में भी ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और सूत्र दिया इन्होंने C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक को जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जलावरण कराता है, इसको तन H2SO4, तो एक यौगिक ए बनता है, एक यौगिक बी बनता है। ये बन गया एसिड और ये बना है एल्कोहल। इसका मतलब ये तो 100% कौन सी चीज हो चुकी है, एस्टर ही होगी, क्योंकि एस्टर का जलावरण करने पर एसिड और कार्बो एल्कोहल बनता है। बी को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ए बनता है। इसको अगर हम फिर से भैया इसको हम क्रोमिक अम्ल देखो CrO3 प्लस H2SO4 लिख लीजिए, या H2CrO4 लिख दीजिए, या H2CrO4 क्रोमिक अम्ल हो गया। किसान अपने करवाते हैं, इसको ऑक्सीकरण करते हैं तो विटामिन मतलब फिर से बन गया कौन सी चीज, ACD बन गया। मतलब जो इसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो यही बन के आ जाएगा। आसान सा है। ए को P2O5 के साथ गर्म करने पर एक अम्ल, इस अम्ल का एनाहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इसको P2O5 के साथ गर्म कर दो, C बना एनहाइड्राइड। आगे क्या बोला है, इस एनहाइड्राइड का जलावरण करने पर पुनः यौगिक, इसका फिर से हम जल अपघटन कर देंगे तो ए यौगिक फिर से बन के आ जाएगा। ABC को पहचानिए, तो भैया पहचानना क्या है, 4 कार्बन लिखे हैं, ये तो एथिल एसीटेट लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, CH3 CH2 CH3 CO CH2 CH3 लिखा हुआ है। जल अपघटन करेंगे तो एसिड के रूप में एसिटिक अम्ल और एल्कोहल के रूप में एथेनॉल बना तुम्हारा। अब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण करने पर पुनः एसिटिक अम्ल बन गया भैया। अब एसिटिक अम्ल को पुनः हम P2 के साथ गर्म करेंगे तो एक एनहाइड्राइड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को पुनः गर्म करेंगे तो तुमको पता है जब COOH, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो A भी पता, B भी पता,
सी भी पता और डी तो ही नहीं, ए बी सी लिखना था, तीनों लिखने थे। 5 नंबर का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। संबंधित आसान समीकरण लिखनी है तो लिखना ही पड़ेगा तुमको। अथवा वाला देख लीजिए, अथवा वाला बता देते, देख लीजिए इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन था, पैराग्राफ वाला अथवा वाला देखिए। क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, बहुत अच्छा था क्वेश्चन। बेंजोइक एसिड मतलब COOH से बेंजीन बनाना था, सिंपल सा है। पहले इसको हम सोडियम धातु से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करवा लेंगे, तो सोडियम लवण बन गया, निकला क्या, पानी निकल गया। अब तुमको बताया है विकार्बोक्सिलिक क्रिया, याद है क्या था? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का C समूह गायब हो जाता है। सोडा ऐसा करोगे तो बना बेंजीन, निकला का Na2CO3। इस क्वेश्चन में आप लोगों को पिन करना है, कमेंट करना है इसमें कि ये जो सोडा लाइम है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का अनुपात कितना होता है, किस अनुपात में इसको लेते हैं, जरा कमेंट करके बताना हमको, तब हम जानेंगे कि तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है। अन्यथा हम तो भैया यही जानेंगे तुमने तो रटी है, तुमने पढ़ी थोड़ी है, समझा थोड़ी है किसी चीज को, मैं रट रहा के पास कर लिए हैं, बताना इसको है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था, देख लीजिए, दूसरा दिखाते हैं इसमें से। एनसीईआरटी की रिएक्शन थाइलिक अम्ल से थाइलिमाइड, एनसीईआरटी की रिएक्शन, एनसीईआरटी कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ये होता है थाइलिक अम्ल। इसको अगर हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया गर्म कर दें, अमोनिया के साथ CONH2 एक्चुअल में गर्म ना करें तो पहले तो ये बनेगा अमोनियम लवण बनाएगा, ये अमोनियम लवण बनाएगा। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो थैलेमाइड बनाएगा, थैलेमाइड, थैलेमाइड मत बोलना, थैलेमाइड। कितना निकलेगा, 2H2 हो जाएगा निकल। अब इसको जब पुनः गर्म करेंगे ज्यादा हीट पर तो भैया अमोनिया गैस ही निकल जाती है, थैलीमाइड बन जाता है, NH अमोनिया। इसकी ये थैलेमाइड है, थैलेमाइड, ये है थैलीमाइड। ये पूछा था तुमसे, ये थैलिक अम्ल है। एनसीईआरटी देखना, हिंदी मीडियम की ऊपर रिएक्शन लिखी होगी, टॉप पर देखना, लेफ्ट हैंड साइड के पेज पर टॉप पर लिखी होगी रिएक्शन देखना। आगे तो बहुत आसान सा, बेंजल्डिहाइड का मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड बना था, नाइट्रिक करवा दीजिए, बेंजल्डिहाइड का मेटा पर लगा दिया क्योंकि मेटा निर्देशक वही होता है। CHO नाइट्रिक करवा दीजिए, सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, अब बना दीजिए CHONO2, बन गया मेटा नाइट्रोबेंजोइक। एक्चुअल में ये मेटा निर्देशक होता है इसलिए मेटा पर लगेगा जा करके। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, आसान था तुम्हारे पास, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना था। बहुत से स्टेप थे कि अगर पहले हम इसका क्लोरीनीकरण, वो फिडल कार्बन करवा दे, AlCl3 निर्जल, क्या बन जाएगा भाई, टॉलुइन बन गई। टॉलुइन का हम क्या करवा दे, इटाड अपक्रिया करवा सकते हैं, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड से। क्या बन जाएगा अगर हम इसको पहले हम ये लिख दें, पूरी रिएक्शन एक ही में लिख दें हम ना, इटाड करवा दीजिए, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, और फिर इसका हम क्या करवा दे, जल अपघटन करवा दे, H2 हाइड्रोलिसिस कर दे एसिडिक मीडियम में, बन जाएगा था क्या जी, बेंजल्डिहाइड बन जाता था। ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड बन गया, इटाड अपक्रिया है। फिर अगली पूछी बेंजल्डिहाइड, अभी अगली रिएक्शन जो अगली है वो यहाँ से स्टार्ट है, बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण,
तो बेंजल्डिहाइड से भैया रजत वाटर कब बनाएंगे, जब इसकी अभिक्रिया हम टालेन NH3 का होल ट्वाइस और प्लस 2 मोल लेते थे और 3 मोलर OH लेते थे, तो इसका बनता था साल्ट। किसका? इसका क्या बनता था? और रजत दर्पण, ये रजत बन गया रजत दर्पण। और क्या निकलता था? 4 अमोनिया गैस। और क्या बनता था? पानी। कितना? 3H2 बन गया। हो गई रिएक्शन खत्म। क्या था इसमें रिएक्शन में? कितना आसान था इस रिएक्शन को, कितना आसान था करना इस रिएक्शन को। ये है यहाँ पर देखो, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी, यहां से ये है पांचवी आ गया है। मिटा दे इसमें। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए और रिव्यू करके बताइए, फिर हमको अपना अपना मिला के मैच करके बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और आपके कितने क्वेश्चन आने के चांसेस, कितने नंबर आने के चांसेस हैं। अगला है क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्यूमीन तुमको पता है, हमने बोला था क्यूमीन पर ऊपर लगा दीजिए ये तो बोला था। क्यूमीन बेंजीन के ऊपर विमल वी बोला था, मेरा नाम लग गया। अब क्यूमीन से फिनाल बनाना था तो हमने बोला था पहले इसको वायर से प्रक्रिया करवाइए और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लीजिए। कैसे बनता था? OOH। इसका जब हम जल अपने कर देते थे तब H2SO4 से गर्म करते थे इसको, तब फिनाल बनता था। एक यौगिक और बनता था, हम उसको बताएंगे नहीं तुमको, उस यौगिक का नाम यहां पर जरा पिन करके हमको बताना, करना जरा कमेंट, देखते हैं हम भी कितना तुमने क्यूमीन से पढ़ा है। और ये भी मेजर प्रोडक्ट है भैया, इट इज आल्सो मेजर प्रोडक्ट। फिनाल की अभिक्रिया निम्न के साथ लिखिए। तो जब फिनाल की अभिक्रिया करनी थी किसके किसके साथ करवानी थी भाई? एक तो जिंक डस्ट था, जिंक चूर्ण था। एक क्या थी? सांद्र HNO3 थी। एक क्या था? ब्रोमीन वाटर था। इसमें जिंक चूर्ण से करवाते थे तो भैया क्या बनता था? बेंजीन बनती थी और जिंक ऑक्साइड बाहर। सांद्र से करवाने पर पिक्रिक एसिड। अब देखो इसमें बच्चों ने गलत किया होगा, किसने किसने गलत किया जरा हमको बताना। पिक्रिक अम्ल बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा पिक्रिक एसिड। ब्रोमीन जल से भी ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ये बन गया ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक भाई, ये बनता था। तो फिनाल तो बहुत आसान था, 5 नंबर का सिर्फ इतना करना था। क्या था इसमें यार, इतने 5 नंबर मिलने थे तुमको। अथवा क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत आसान सा है अथवा भी वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अब अथवा क्या करना अपने आप, इसको जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। अच्छा ये क्वेश्चन पिछले साल जेईई मेंस में भी आया था। CO+2H2 गिव्स आउट CH3OH। हम क्या लेते थे वहां पर? CrO2 plus Cr2O3 Al2O3 हम लेते थे, हाइपर लगाते थे, AlCl3 भी लेते थे और टेम्परेचर डाल के उस ताप पर गर्म करके मेथनॉल बनाते थे इसको। ठीक है। सुक्रोज की से एल्कोहलिक किनोन से इथेनॉल का निर्माण है। तो सुक्रोज को हम पहले जल प्रयोग करते थे तो पहले ग्लूकोज वाला फ्रक्टोज बनता था इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, और फिर जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता था उसको जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में हम एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते थे। एथेनॉल के अनुप्रयोग पूछे, अनुप्रयोग मतलब प्रयोग पूछ लिया उन्होंने। एथेनॉल के क्या होता है अनुप्रयोग? एथेनॉल सुन के मजा आ गया। एथेनॉल पीने में, गांव वाली अल्कोहल पीने में प्रयोग करते थे एथेनॉल। अल्कोहल हो गया बनाने पे प्रयोग करने में, और इसका हम अन्य जगह मेडिसिन भी बनाते हैं, बहुत सी मेडिसिन बनाने में प्रयोग करते हैं इसको। और हम इसका प्रयोग कहां पर कर सकते हैं? अन्य कार्बनिक यौगिक को निर्माण कर सकते हैं। हम इससे बहुत से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, बहुत। हम चाहे तो इससे एथीन बना सकते हैं, चाहे तो हम इससे ईथर बना सकते हैं जो कि विलायक के रूप में कार्य करता है, एक्सेट्रा मैनी मोर कंपाउंड टू बी फॉर्म बाय द एथिल अल्कोहल। बहुत सब बना सकते हैं। तो हमने पेपर का रिव्यू कर दिया, पेपर बना दिया, सॉल्व कर दिया इसको।
अब आप लोग देखिए कि आपने कितना पेपर अटेम्प्ट किया है और कितना पेपर आपने सॉल्व किया है। आपको देख के सॉल्व करके ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि आपके नंबर कितने आने वाले हैं, और नंबर के हिसाब से ही आपकी परसेंटेज बनेगी। तो जरा कमेंट करना सबके सब कि किसके कितने नंबर आने वाले हैं, सभी से पूछ रहे हैं। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।